हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऐश्वरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली क्लास में हमने देख लिया था भगत सिंह के जीवनी के बारे में। आज हम देखेंगे मोहन राकेश के जीवनी के बारे में कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, इनका निधन कब हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ था, बचपन का नाम क्या था। जैसे जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, बताइए आप लोग, क्या था? बाउल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था, बाउल। चलिए देखते हैं इनका। मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को। नहीं, कब हुआ था? जनवरी, नहीं, नया साल में हुआ था 8 जनवरी 1925 को। निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972। 3 दिसंबर 1972, सब याद रखिएगा। मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925, निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972। ठीक है, जन्म स्थान है जंडी वाली, जड़ी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। ये कहाँ के है? पंजाब के है, मतलब पंजाब में इनका जन्म हुआ था। जड़ी वाली गली, इसको जंडी वाली गली नहीं करके क्या पढ़ेंगे? जड़ी वाली गली। नहीं, जड़ी बेचता था मोहन राकेश जी। जड़ी वाली गली, अमृत, पंजाब। ठीक है, बेचते नहीं थे, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। देखिए नाम कैसा है, मदन मोहन। पूछता है कि मदन मोहन गुगलानी किस लेखक के बचपन का नाम है, तो मोहन राकेश के। ठीक है, अब है माता पिता। माता का नाम था बच्चन कौर, पिता का नाम था करमचंद गुगलानी। पेशे से वकील थे। न साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ाव था किनका? करमचंद गुगलानी का। इनका बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। जब ये बड़े हो गए होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो वो नाम बदल दिया, रख दिया मोहन राकेश। बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, पप्पा जी का नाम था करमचंद गुगलानी। इसके पापा क्या थे? वकील थे, और जो साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े रहते थे। शिक्षा की बात कर लेते हैं। चलिए, तो शिक्षा एमए किया संस्कृत में लाहौर से। समझ रहे? एमए न पोस्ट ग्रेजुएट संस्कृत से किया लाहौर से। ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से एमए हिंदी, मतलब हिंदी में भी एमए, संस्कृत में भी एमए। समझ रहे हैं? दो साहित्य में, दो लैंग्वेज में एमए करना बहुत बड़ी बात है। चलिए, अब वृत्ति क्या कार्य किए, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। सारिका पूछता है कि सारिका का संपादन, सारिका के कार्यालय में किसने नौकरी किया, तो मोहन राकेश ने कार्यालय में नौकरी किया। 1947 के आसपास एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेशनल, जो एडिशनल होता है ना प्रोफेसर, प्रिंसिपल बोलते हैं, वो बने मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक। कुछ समय तक डीएवी कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता रहे। 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। 1962 में सारिका के संपादक। पूछता है कि सारिका के संपादन का काम किस लेखक के द्वारा किया गया था 1962 में, तो मोहन राकेश के द्वारा। किसके द्वारा? मोहन राकेश के द्वारा। अंत में मृत्यु परंत स्वतंत्र लेखन, और जब मृत्यु के मतलब जब बूढ़े हो गए तो अंत में स्वतंत्र लेखन कार्य से जुड़े रहे, मतलब लिखते रहे। चलिए, अब है कृतियां, मतलब क्या क्या लिखे। चलिए, इंसान के खंडहर, जिसमें मैं टिक मारूंगा, लिखते इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर। क्या है? जानवर और जानवर। एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, वारिस, ये सभी है कहानी संग्रह। कितना? 1 2 3 4 5 6, 6 का नाम ही दिया है और 6 पूछते हैं। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, वारिस, ये सभी क्या है? कहानी है। ठीक है, अब है अंधेरे में कमरे। कलर चेंज कर लेता हूँ। अंधेरे में कमरे, न आने वाला कल, सदियों का संताप होगा, आगे होगा। अंतराल, सभी उपन्यास है। ये सभी क्या है? उपन्यास है। ठीक है, अंधेरे, अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, सभी उपन्यास है। अगले अखाड़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये सभी नाटक है। पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, ये पूछिए, ये जो है ये ना, ये अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, ये सभी एकांकी है। और जो मोहन राकेश ने लिखा है, ये इसी से लिया गया, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से लिया गया है। आगे हम पढ़ेंगे ये। एक मिनट रुक जाइए। ये जो है ना सिपाही की माँ, ये सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है, नाटक टाइप का है। सिपाही की माँ नाटक है, और यह लिया गया है कहाँ से, तो बता रहे यहाँ से। क्या बोलते हैं? एक मिनट, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, यहाँ से लिया गया है। सिपाही की माँ कहाँ से लिया गया है? अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से लिया गया। ठीक है, आखिरी चट्टान तक, यात्रा वृत्तांत है, मतलब ये कहीं गए होंगे घूमने के लिए और उनको आखिरी पर चट्टान दिखा होगा, तो लिख दिया यात्रा वृत्तांत। ना अपना यात्रा वृत्तांत कैसे कैसे मैं गया आखिरी चट्टान तक। ठीक है, अब है परिवेश, रंगमंच
और शब्द, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल और बलकम खुद, ये लेख निबंध है। ये सब क्या है? निबंध है। परिवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल, बलकम खुद, ये सब लिखा है कौन? लेख निबंध, मोहन राकेश का। अब है मृच्छ कटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, एक औरत का चेहरा का अनुवाद किया है। इन तीनों का क्या पूछता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसने किया है? तो मोहन राकेश ने। मृच्छ कटिकम का क्या बोलते हैं अनुवाद किसने किया है? तो मोहन राकेश ने। एक औरत का चेहरा का अनुवाद किसने किया है? मोहन राकेश ने। अब है समय सारथी, एक जीवनी संकलन है, मोहन राकेश की डायरी निधनोपरांत प्रकाशित। मतलब समय सारथी एक जीवनी संकलन है, इनका जीवन पे आधारित है, और मोहन राकेश की डायरी जो है निधन के बाद प्रकाशित हुआ। अब देखिए शोध कार्य क्या किए, शोध कार्य मतलब क्या क्या रिसर्च किया है, ठीक है। तो नाटक में ही शब्द की खोज विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य पूरा न कर पाए थे। नाटक में सही शब्द की खोज, मतलब ये एक शीर्षक है, इस पे जो है सही रिसर्च नहीं कर पाए थे। अगला देखते हैं, मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। मतलब नई कहानी जो आया उसके प्रमुख हस्ताक्षर थे। वे 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार नाटककार थे। किस सदी के पूछता है कि मोहन राकेश किस सदी के? 20वीं सदी के। 20वीं सदी के उत्तरवर्ती है, परवर्ती उत्तरवर्ती, मतलब 20वीं सदी के बाद के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। कथा भी लिखते थे, नाटक भी लिखते थे। कथा साहित्य के अंतर्गत उन्होंने कहानियां और उपन्यास लिखे। क्या लिखे है? कहानियां और उपन्यास लिखे। नाटक के क्षेत्र में वे जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं। मतलब नाटक की अगर बात किया जाए तो जयशंकर के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच की युगांतकारी प्रतिभा के रूप में अखिल भारतीय ख्याति अर्जित कर चुका है। मतलब पूरे भारत के लेवल पे एकदम ख्याति अर्जित है ये नाटक के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में। हिंदी का आधुनिक रंगमंच उन्हें अपना प्रमुख प्रेरणा पुरुष मानता है। मतलब अगर आपको नाटक करना है ना तो इनको आप पढ़िए, देखिए कितना खतरनाक नाटक आपको करना आ जाएगा, ठीक है। वे रंगकर्मी, अभिनेता या रंग निर्देशक नहीं थे, महज नाटककार थे, किंतु उनके नाटकों की परिकल्पना इतनी ठोस, जटिल और आधुनिक रंग संकल्पना को सर्जनात्मक रूप से उत्तेजित करने वाली थी कि आधुनिक रंगमंच का हिंदी में जो नवीन संगठन संयोजन हुआ उस पर मोहन राकेश की निर्णायक छाप पड़ी। मतलब देखिए ये सिर्फ लिखते हैं, ये कोई अभिनेता या क्या बोलते हैं डायरेक्टर नहीं है फिल्म के, बल्कि ये नाटक लिखते हैं। और ये जो इतना खतरनाक नाटक लिखते हैं कि लगता है रियली में हो रहा है, फिल्म चल रहा है। समझ गए? ऐसे सिपाही की माँ जो पढ़ेंगे तो लगेगा कि भाई कहीं पे हो रहा है, ठीक है। ऐसा लिखते हैं नाटक, पढ़ने पे भी लगता है कि नहीं भाई फिल्म चल रहा है। इतना अच्छा से एकदम निर्णायक छाप छोड़ देती है, ठीक। इतना ही नहीं, हिंदी में उनके समकालीनों में अनेक लोगों ने आधुनिक विषय वस्तु, कथ्य और रंग ढंग के जो नाटक लिखे, उनके पीछे इस क्षेत्र में अपने कार्यों से मोहन राकेश द्वारा लाई गई हलचल की प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरणा है। मतलब उस समय जितने भी लोग लिखते थे उनसे एकदम प्रेरित होते रहते थे, उनसे मिला जुला के लिखते थे, भाई देखिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है। नाटक मुख्यतः मंच पर दृश्याभिनय के लिए लिखा जाना चाहिए, और उसका प्रभाव केवल लिखे हुए शब्दों पर नहीं बल्कि अभिनेताओं के व्यक्तित्व, स्वर और अभिनय कुशलता पर, रंगमंच की सजावट और प्रकाश पर तथा अभिनेता एवं दर्शक के साक्षात्कार से उत्पन्न होने वाले विशेष वातावरण पर निर्भर होना चाहिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, अगर कोई भी नाटक होता है, कहीं भी कुछ भी आप करते हैं, मान लीजिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग फॉलो नहीं करेंगे, आप लोग लाइक नहीं करेंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे सर बहुत अच्छे, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा पढ़ने में? नहीं, इसलिए कहता हूँ कि अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए। क्या चाहता है आपका है, कर दीजिएगा सब्सक्राइब, तो क्या हो जाएगा, आपका अंगूठा टूट जाएगा क्या? ऐसे दबा दीजिए लाल का बटन को। सॉरी लाल तो आता नहीं, अब शायद काला हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि क्या बोलता है, जो नाटक जो है मुख्यतः मंच पर दृश्याभिनय के नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि उसका प्रभाव जो है लिखे हुए शब्दों पर होना चाहिए, और अभिनेता के व्यक्तित्व पे पड़ता है ना। स्वर जैसे कुछ भी लिखा रहता है वो अच्छा से बोलेंगे तब ना, अगर अच्छा से नहीं बोलेंगे तो बोलेगा इसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, खतरनाक व्यक्तित्व नहीं है, अच्छा व्यक्तित्व नहीं है। मतलब बोलता है डेयरिंग नहीं बोलता, डेयरिंग आदमी है, एकदम बोल्ड आदमी है। नाटक का लिखित रूप बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु दृश्याभिनय का संपूर्ण प्रभाव देने वाला अनेक उपकरणों में से वह केवल एक उपकरण है। इन सच्चाइयों का मोहन राकेश ने अपने दृष्टिपथ और चिंता केंद्र में रखा और नए ढंग के नाटकों की रचना की। मतलब ये नए ढंग की रचना की नाटक, ये नहीं कि मतलब ऐसा नाटक लिख दो इससे कोई मजा ना आए। वे अपने असामयिक निधन के समय तक नाटक और रंगमंच की संश्लिष्ट भूमि से जुड़ी समस्याओं को लेकर शोधरत थे। मतलब असमय निधन हो गया था इनके, ठीक है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों में आधुनिक नाटकों का जन्म और विकास हुआ। तब से लेकर अब तक यूरोप और अमेरिका में नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में विपुल प्रयोग हुए। इससे नाटक और मंच दोनों ही क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन के अनेक चरण घटित हुए। मोहन राकेश इस विश्व परंपरा को अपने ढंग से आत्मसात करते हुए आगे बढ़े।
उनके नाट्य लेखों में मंच सज्जा या दृश्य बंद, वेशभूषा, रूप सज्जा, रंग संगीत और प्रकाश, इन सब की चेतना बराबर रहती आई है। उन्होंने हिंदी नाटक को अंधेरे बंद कमरों से बाहर निकालकर युगों के रोमानी इंद्रजालिक सम्मोहन से उबारा तथा एक नए दौर के साथ उसे जोड़कर रख दिया। मतलब जो हिंदी का नाटक जो था अंधेरे बंद कमरे में पड़ा हुआ था, उनके ऐसे तरीके से बाहर लाया कि आज हम लोग उनको पढ़ते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ प्रस्तुत एकांकी, जो हम पढ़ेंगे सिपाही की माँ, जो है सिपाही की माँ। चलिए, तो यहाँ प्रस्तुत एकांकी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। सिपाही की माँ कहाँ से ली गई है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। एकांकी जैसा नाम ही से स्पष्ट है, एक अंक की बहुत छोटी रचना, नाम ही है एकांकी। पूछता है एकांकी से आप क्या समझते हैं, एकांकी क्या अर्थ है? तो एक अंक की बहुत छोटी रचना और उसकी तुलना पर यह कहानी से की जाती रही है। मोहन राकेश की इस मार्मिक रचना में निम्न मध्यम वर्ग की एक ऐसी माँ बेटी की कथा प्रस्तुत है जिनके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया। कहाँ लड़ने गया? पूछता है कि सिपाही की माँ में सिपाही कहाँ लड़ने गया है? बर्मा में लड़ने गया है। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा है, न सिपाही जो है अपनी माँ का इकलौता बेटा है, और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई भी है। विवाह के लिए इनकी बहन विवाह योग्य हो गई है और जो अभी तक आया नहीं युद्ध करके, उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। वह लड़ाई के मोर्चे से कमा कर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके, मतलब शादी हो सके। माँ एक देहाती भोली स्त्री है, वह यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितनी दूर है। एकदम भोली सी लड़की है ना। वैसे भी गाँव घर की लड़की जो एकदम भोली होती है, मतलब लड़की या कुछ भी महिलाएं जो होती है एकदम भोली होती है ना, पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण। जो नहीं है भोली का मतलब ये नहीं कि बेवकूफ होती है, भोली का मतलब सबसे अच्छे से बात करना है ना। और लड़ाई कैसी और किन से किस लिए हो रही है कुछ पता नहीं, उनके मम्मी को उनके मम्मा को कुछ पता नहीं है कि लड़ाई क्यों करने गया है, युद्ध क्या हो रहा है, मार तो नहीं रहा है किसी को, मतलब कुछ पता नहीं। उसको लगता है युद्ध पे गया ना तो वहाँ पे बैठा हुआ जाके, इसको क्या पता कि वहाँ पे एकदम गोलियां चलती है। उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती। न कोई बोलता भी है कि वहाँ बहुत मरता है, तुम ज्यादा जानता है, ऐसे बोलती है। माँ और छाया की तरह उसे लगी बेटी के भीतर की वह आशा जो बेटे से जुड़ी हुई है अनेक रूप रंग ग्रहण करती है। न सब हम कहानी में देखेंगे क्या सब होता है। उसकी संपूर्ण नाटकीयता और रंग संभावनाओं का लेखक ने सदे हाथों ऐसा उद्घाटन किया है कि रचना के अंत में एक अपार विषाद मन पर अस्थायी प्रभाव छोड़ देता है। और इतना खतरनाक तरीके से इतना अच्छा से लिखा है कि ये लगता है भाई रियलिटी में हुआ था, रियल में हुआ था ये। ठीक है, तो ये हो गया क्या कहते हैं इनका मोहन राकेश जी का जीवनी। ठीक है, इससे जितना भी मत है इससे आगे क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएंगे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही।